जय हिंद दोस्तों। आज हम देखते हैं बीटी कॉटन के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि बीटी कॉटन क्या होती है। बीटी कॉटन एक प्रकार की जीएम क्रॉप होती है जिसको हम जेनेटिक मॉडिफाई क्रॉप भी बोलते हैं। जेनेटिक मॉडिफाई क्रॉप में क्या होता है कि इसमें हम एक जाति का जीन दूसरी जाति के जीन में जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से हम ट्रांसफ़र करा देते हैं, जिसके द्वारा हमको कुछ स्पेसिफिक जो करेक्टरिस्टिक है वो प्राप्त हो जाते हैं। उसी प्रकार जो बीटी कॉटन है उसमें एक जीवाणु जो बेसिलस थुरिनजिसिस जो कि सॉइल में पाया जाता है, उसका जीन हम कॉटन में एंट्री करवा देते हैं, जिसके द्वारा वो कॉटन हमारे कॉटन बॉलवर्म के प्रति रेजिस्टेंट यानी उसके प्रति प्रतिरोधकता आ जाती है कॉटन में और हमारी फसल की सुरक्षा होती है। लेकिन आज हम ये देखते हैं कि इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, उनके बारे में हम ब्रीफ डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले होता है इसमें रेजिस्टेंट ऑफ एनी पेस्ट, यानी इसका मतलब हो गया कि जो कॉटन का कॉटन बॉलवर्म होता है उसके प्रति रेजिस्टेंट हमारे पास आ जाती है और हमारी फसल की सुरक्षा होती है। ठीक है, हम फसल की सुरक्षा होती है। उसके बाद में होता है इंक्रीज प्रोडक्शन। अगर देखो, अगर हमारे फसल में अगर इंसेक्ट कम लगेंगे, अगर इंसेक्ट की मात्रा कम होगी तो हमारा प्रोडक्शन ऑटोमेटिक हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारी जो क्रॉप है वो खराब होने से बच जाएगी। तीसरा है हर्बिसाइड टॉलरेंस। देखो, अगर हम किसी क्रॉप को इस प्रकार से बना दे कि वो कोई हर्बिसाइड होती है उसके प्रति रेजिस्टेंस हो जाए, तो हम क्या करेंगे, उस हर्बिसाइड को पूरी क्रॉप में हम छिड़काव कर देंगे, तो हमारी जो फसल है वो तो बच जाएगी और जो फसल के अलावा जो अन्य पौधे हैं, वीड हो गई, कुछ भी पौधे हैं, वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो हमको उतना खर्चा नहीं करना पड़ेगा अलग अलग वीड को अलग अलग तरह से ख़त्म करने में। तो ये हमको ये फ़ायदा हो जाता है इसके अंदर। फिर उसके बाद में हम ये देखते हैं कि इसके डिसएडवांटेज क्या है बीटी कॉटन के। देखो, सबसे पहला इसका जो डिसएडवांटेज है वो है हाई कॉस्ट ऑफ सीड। इसमें क्या होता है, हाई कॉस्ट की जो बीटी कॉटन होती है उसको बनाने की जो टेक्नोलॉजी होती है वो बहुत हाई होती है। तो उसमें जो कॉस्ट होती है वो भी बहुत हाई होती है, क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां इसके सीड को तैयार करती है और जो नॉर्मल फार्मर होता है उसके लिए ये सीड बहुत महंगे पड़ते हैं। जो छोटा किसान होता है उसके लिए ये महंगे पड़ते हैं। दूसरा है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो हमारे पास कोई एक एरिया है, उस एरिया में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, कीट जंतु, फसलें आदि है। लेकिन अगर हम क्या करें, अगर हम सारे एरिया में ऐसे मान लो कॉटन उगाने लग गए, तो अन्य जो फसलें हैं वो कम हो जाएंगी और अन्य जो फसलें कम हो जाएगी तो उन पे निर्भर जो इंसेक्ट है, जो पेस्ट है या कुछ भी जो कीट है वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारा जो पर्यावरण संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे देखो कि 2003 में हमारे बीटी कॉटन इंट्रोड्यूस हुई भारत में। उससे पहले बीटी कॉटन का प्रोडक्शन नहीं होता था, लेकिन अब हम 2020 में देखें कि हमारे हमारे 90% कॉटन है वो बीटी कॉटन है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमारे देश में हज़ारों कॉटन की किस्में थी, हज़ारों कपास की किस्में थी, तो उनमें अलग अलग प्रकार की विशेषता थी। कोई ड्रॉट टॉलरेंट थी, कोई अलग अलग विशेषता थी। लेकिन अगर सारे एरिया के अंदर अगर हमने बीटी कॉटन उगा दिया तो वो सारी बीटी कॉटन हो गई, तो उसमें बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता गया और उसका नुकसान हमको अभी देखने को मिल रहा है। तीसरा है मोनोपोली ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज। देखो, इसमें क्या है, अगर हमने जो देसी कॉटन है उसको उगाना बंद कर दिया, तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारे जो देसी कॉटन के सीड है वो ख़त्म हो जाएंगे। अब ये जो बीटी कॉटन है इसको ऐसा तो है नहीं कि हम अब की बार बो दिए तो अगली बार ही बो देंगे। इनको हर बार नया खरीदना पड़ता है और इसको आम आदमी बना नहीं सकता है, कोई किसान बना नहीं सकता। बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनियां होती है उनके पास ही इतनी टेक्नोलॉजी होती है कि वो इसको बना सके। तो इसमें होगा क्या,
अगर हमने धीरे धीरे अगर इस बीटी कॉटन को उगाए गए और हमारे जो देसी क्रॉप है उसके सीड ख़त्म हो गए, तो हमको पूरी तरह से हम डिपेंड हो जाएंगे इन बीजों के लिए कंपनी के पास। तो अगर वो कंपनी इनकी अधिक कीमत लेती है तो भी हमको वो ख़रीदना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास फिर ऑप्शन नहीं होगा। जो हमारे देसी सीड है वो तो लुप्त हो गए, और ये हमको देखने को मिल रहा है कि हमारी जो बहुत सारी देसी वेराइटियाँ थी वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। हाइब्रिड या जो जेनेटिक मॉडिफाई क्रॉप है वो अभी हावी होती जा रही है। भले ही हम अमेरिका के एग्जाम्पल देके, भारत के एग्जाम्पल देके, ये हमको देखने को मिल रहा है। तो वो क्या करेगी, वो कंपनी अपनी मोनोपोली स्थापित कर लेगी। इसका चौथा डिसएडवांटेज है रेजिस्टेंट अगेन बीटी कॉटन। देखो इसको समझना ध्यान से। इसमें क्या होगा कि जो हमारे कीट होते हैं, कोई भी पौधे होते हैं, उनमें एक विशेषता पाई जाती है कि अगर मान लो हम किसी चीज़ का उनके ऊपर प्रयोग करते हैं तो धीरे धीरे वो उस चीज़ के प्रति रेजिस्टेंट हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम ऐसे देखते हैं, जैसे मान लो हमारी क्रॉप जो हमारी कॉटन थी उसमें पहले 100 कॉटन बॉलवर्म थे। हमने बीटी कॉटन का यूज किया तो उसमें से 99 जो कीट थे वो तो मर गए, लेकिन एक बच गया जो सबसे पावरफुल था। एक बच गया सबसे पावरफुल था। तो उसके बाद में क्या होगा, अब ये एक मल्टीप्लाई करेगा, फिर ये 100 बन जाएंगे। मतलब ये 100 है वो बहुत पावरफुल है। और अगर ये 100 है बहुत पावरफुल है, अगर इस 100 में से अगर फिर 99 बच गए, फिर एक बच गया, मतलब ये फिर और जो पावरफुल, वो मतलब इसका मतलब 100 में से भी जो सबसे अधिक पावरफुल है वो बच जाएगा, बाकी मर जाएंगे। तो धीरे धीरे क्या होगा, जो सबसे पावरफुल इंसेक्ट है वो तो बच जाएंगे, वो बाकी खत्म हो जाएंगे। तो धीरे धीरे क्या होगा कि जो बीटी कॉटन के प्रति इनमें रेजिस्टेंट आ जाएगी। इसका एग्जाम्पल हम देखते भी है कि कोई जो इंसेक्टिसाइड या वीडिसाइड होते हैं उनके प्रति रेजिस्टेंट आ चुकी है। तो जैसे कि हम एग्जाम्पल बीटी कॉटन का ही ले लेते हैं, 2003-04 से लेके 2010 तक बीटी कॉटन ने कॉटन बॉलवर्म को अच्छी तरह से कंट्रोल किया। लेकिन 2010 के बाद में क्या हुआ, इस बीटी कॉटन ने जो बीटी कॉटन के प्रति जो कॉटन बॉलवर्म है उसकी रेजिस्टेंट आ गई। तो अब हमारे बीटी कॉटन उगाने के बाद भी उस कीट पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, और हमको पहले की तुलना में ज़्यादा इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करना पड़ रहा है। तो हम देखें तो स्टार्टिंग के 8-10 साल में तो वो अच्छी तरह से किसी कीट को कंट्रोल करता है, लेकिन उस कीट के अंदर अगर रोग प्रतिरोधक या कुछ भी जो इंसेक्ट है या जो भी क्रॉप है उसके प्रति रेजिस्टेंट आ गई, फिर हम कितना भी बीटी कॉटन या बीटी टमाटर, बीटी बैंगन के इसका भी यूज करें उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और हमको वो सीड भी महंगा पड़ेगा, और हमारी जो देसी सीड है वो भी लुप्त हो जाएंगे। तो हमको एक गहरा संकट हमको सामना करना पड़ सकता है। और उसके बाद में हम पांचवा इसका डिसएडवांटेज देखते हैं। ये है अगेंस्ट द नेचर, यानी जो बीटी कॉटन है या जो भी जीएम क्रॉप है वो प्रकृति के विरुद्ध है। यानी हम क्या कर रहे हैं, हम आर्टिफिशियली एक जाति का जीन दूसरी जाति में हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो ये प्रकृति के विरुद्ध हुआ। अब अगर 50-60 साल बाद में अगर हम देखें तो हो सकता है इसका कुछ नेगेटिव इफेक्ट हो जाए, बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, और हमारी जो देसी वैरायटी है उनका नुकसान हो जाए। वो सीधी सी बात है। अगर पहले के ज़माने में अगर 1000 प्रकार की किस्में उगाई जाती थी तो उनकी सबकी विशेषता अलग अलग थी। उनमें जो कीट निवास करते थे, जो अपना भोजन प्राप्त करते थे, तो अगर उस प्रकार की वैरायटी नहीं उगाई गई तो वो कीट भी नष्ट हो जाएंगे, वो भी सब नष्ट हो जाएंगे, और जो प्रकृति का संतुलन है वो भी बिगड़ता जाएगा। उसके बाद में हम छठा देखते हैं स्प्रेड अदर। उसी प्रकार से इसका छठा डिसएडवांटेज है स्प्रेड जीन टू अदर क्रॉप। इसका मतलब क्या है, अगर जैसे मान लो जो बीटी कॉटन है, बीटी कॉटन से ये जीन निकलकर जो दूसरी क्रॉप है उनमें भी चला गया, तो उसका क्या नुकसान होगा क्या नहीं होगा उसका अभी कोई आकलन नहीं है, उसका कोई अनुमान नहीं
उसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा रहा है, लेकिन ऐसा हो सकता है। जैसे वायरस एक फसल से दूसरे फसल में किसी इंसेक्ट के द्वारा ट्रांसमिट हो जाते हैं, उसी प्रकार जीन भी ट्रांसमिट हो सकता है। तो उसका क्या होगा, अभी तक इसकी कोई साइंटिफिक पुष्टिकरण नहीं हुई है। सातवां है डेवलपमेंट सुपर वीड एंड सुपर पेस्ट। जैसे मैंने अभी पहले बताया है, अगर हम ऐसा करेंगे, अगर 100 इंसेक्ट में से एक भी बच गया, सबसे खतरनाक है वो बच जाएगा, फिर ये एक है वो अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएगा, फिर उसमें मर जाएगा। तो धीरे धीरे क्या होगा कि जो सबसे मजबूत है या जो सबसे अनुकूल या जो उसके प्रति रेजिस्टेंट है, उसकी मात्रा बढ़ती जाएगी और वो एक दिन उसके प्रति रेजिस्टेंट हो जाएगा। तो फिर हम कितना भी जीएम क्रॉप या बीटी कॉटन यूज करें, उसका उस इंसेक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और हमारा जो अन्य वो तो होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।